चूंकि भाई कितना लोग लगाओगे यार, यही रखिए। बात मुसलमानों के नज़रिए से ख़त्म हुई है तो वहीं से शुरू कर लेते हैं। भाई साहब ने एक सवाल पूछा कि आपने कहा कि मुसलमानों की कोई ज़रूरत नहीं है सत्ता में आने के लिए। मैं भी फिर से दोहरा देता हूँ, इसको भी फिर वायरल कर लीजिएगा कि सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, अगर आप ऑब्जेक्टिवली भी देखिएगा तो आज भाजपा सत्ता में है। भाजपा तो भाजपा को वोट नहीं देता है, तो मुसलमान की क्या जरूरत है। लेकिन मुसलमानों की जरूरत व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए है। सिर्फ वोट लेकर सत्ता में आना हो तो आपने अपनी दशा खुद वोट बैंक की बना ली है। उसके बाद आप आकर रोते हैं कि भैया मुसलमान को तो ठग लिया, हमको तो हमारे साथ तो नाइंसाफी हो गई। अब भाई साहब को देखिए, भाई साहब ने कहा कि भाई आप पर कैसे भरोसा कर लें, आप भाजपा के बी टीम हैं, ऐसा लोग बताते हैं। इनको ये भी बहुत चिंता है कि मेरे पास पैसा कहाँ से आता है। तो मेरे भाई, आज से पहले तो जनसुराज नहीं था। 30 वर्ष से आप निश्चिंत होकर बिना किसी के झांसे में आए हुए आपने लालटेन को ही वोट दिया, किसी ने आपका वोट नहीं काटा। तो 30 वर्ष में आप कितने बार भाजपा को हरा पाए ये बता दीजिए। 30 वर्ष में आपने अपने बच्चों का क्या कर लिया वो बता दीजिए। कितनी आपको राजनीतिक भागीदारी मिल गई है वो बता दीजिए। भाई कोई किसी को वोट क्यों देता है? वोट देने की 3 ही वजह है। या तो आप अपना विकास करना चाहते हैं, दूसरा आप राजनीतिक भागीदारी चाहते हैं, तीसरा आप अपने राजनीतिक विरोधी को हराना चाहते हैं। आप तो बड़े समझदार लोग हैं। इन तीनों नजरिए से आप जरा अपने 30 वर्ष के अपनी समझ और अपने वोट देने की प्रवृत्ति को जांच लीजिए। तो मेरे भाई, विकास का हालत ये है कि हमको कहने की जरूरत नहीं है, सच्चर कमेटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप खुद जानते हैं कि बिहार में दलितों के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई गरीब, बदहाल, फटेहाल है तो मुसलमान ही है। तो 30 वर्ष से तो आपको विकास तो नहीं मिला है, इस पर तो कोई बहस नहीं कीजिएगा। दूसरा, अब आ जाइए राजनीतिक भागीदारी की बात। तो भैया आप लोग राजद को वोट देते हैं। आपके आबादी के हिसाब से बिहार में आपको 40 विधायक आपका होना चाहिए, है 19 सारे दल मिलाकर, जिसको आप सेकुलर कह रहे हैं, सारे सेकुलर दल मिलाकर 19 विधायक हैं। कुछ जो मुसलमान हैं वो उसकी चर्चा भी करते हैं और बड़ा इस पर चिंता जाहिर करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये चिंता का कारण ही नहीं है। चिंता इसलिए नहीं है, 19 विधायक आपका इसलिए है क्योंकि आपको दलों ने टिकट नहीं दिया, जिसको आप सेकुलर दल अपना दल कहते हैं। चिंता का कारण क्या है वो आपको बता देते हैं। आबादी के हिसाब से बिहार में 1650 मुखिया मुसलमान होना चाहिए। आबादी के हिसाब से 1650 मुखिया और सरपंच मुसलमान होने चाहिए। 1200 से कम मुखिया ही इस राज्य में मुसलमान से आते हैं। आबादी के हिसाब से 27,500 वार्ड सदस्य मुसलमान होना चाहिए। 11,000 से कम मुसलमान ही वार्ड सदस्य हैं। अब आप हमको जवाब दे दीजिए कि आपके बच्चे, आपके समाज के लोग, वो क्यों नहीं मुखिया लड़े, वो वार्ड सदस्य क्यों नहीं बने? भाई उनको किसने रोका था? उनको उस मानसिकता ने रोका है जिसकी आप इतनी तरफदारी कर रहे हैं। क्योंकि आज से 30 वर्ष में लालू जी जैसे पार्टियों ने आपको ये बता दिया कि आप अल्पसंख्यक हो, जीना चाहते हो तो हमारे पीछे रहो, लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहो, खुद खड़ा होने की कोशिश मत करना। और आपको समझ में भी नहीं आ रहा। अब आप जितने यहां मुसलमान बैठे हुए हैं, आप तो बहुत सब पढ़े लिखे दानिश्वर लोग भी होंगे, जरा सोच कर बताइए आपके किस किताब में, किस हदीस में, किस आयत में ये बात कही गई है कि आप अल्पसंख्यक हैं? अरे भाई, आप तो मुसलमान हैं, आपको अल्पसंख्यक किसने कह दिया? आपके दिमाग में इतना घुसेड़ दिया है कि आप भी खड़े होते हैं, कहते हैं हम अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक कब हो गए भाई? हम तो किसी सिख को नहीं सुने ये कहते हुए कि हम अल्पसंख्यक हैं। कोई जैन तो नहीं कहता है कि मैं अल्पसंख्यक हूं।
कोई बुद्ध को मानने वाला तो अल्पसंख्यक नहीं बताता है। आप लोग अपने को अल्पसंख्यक क्यों बताते हैं? क्योंकि आपको इतना डरा दिया गया है। अल्पसंख्यक, आप पढ़े लिखे आदमी, अल्पसंख्यक का जाके डेफिनेशन पढ़िए। अल्पसंख्यक कोई जाति धर्म नहीं है, ये मानसिकता है, जिसमें समाज का वर्ग, एक वर्ग है जो अपने आप को अल्पसंख्यक बताता है। वो मान लेता है कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने वेल बीइंग के लिए, अपनी तरक्की के लिए बहुसंख्यक समाज के पीछे ही चलूंगा। ये काम आपको लालू जी जैसे सेकुलर दलों ने किया है। अब आप कह रहे हैं कि आपको भैया बड़ा दिक्कत हो रहा है कि पैसा कहां से आ रहा है। मेरे भाई, पैसा कहां से आ रहा है ये तो हम रोज बता रहे हैं, लेकिन आपको तो सुनना है नहीं। आपको नहीं सुनना है। क्यों नहीं सुनना है ये आपको बता दे रहे हैं। जन सुराज एक मजबूती से यहां प्रयास कर रहा है, तो मुसलमानों की हालत देखिए। कह रहा है आदमी तो अच्छा है, लेकिन पैसा कहां से आ रहा है। जरूर भाजपा वाला वोट दे रहा होगा, जरूर भाजपा वाला पैसा दे रहा होगा। अगर हम मजबूती से नहीं लड़ रहे होते, जिसको आपने कहा स्कॉर्पियो चल रहा है, स्कॉर्पियो चलने में इतना पैसा नहीं लगता है, 2-4 हजार आपको दे सकते हैं। स्कॉर्पियो चलाने में पैसा नहीं लगता है, पैसा दूसरे चीज में लगता है। लेकिन अगर इतने मजबूती से नहीं लड़ रहे होते तो यहीं के मुसलमान कहते आदमी तो बहुत भला है, लेकिन मजबूती से लड़िए नहीं रहा। अरे मेरे भाई, आपको दोनों ओर से नहीं मानना है। इसलिए नहीं कि आपको प्रशांत किशोर पर भरोसा नहीं है, इसलिए कि आपके दिमाग में इतना डर बैठा दिया गया है कि आप कुछ सोचने के स्थिति में ही नहीं है। मुसलमान कहता है कि मैं अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरता हूं, और मैं रोज कैमरे पर कहता हूं कि आपसे ज्यादा डरपोक कोई कौम इस देश में है नहीं। भाजपा का डर दिखाइए और आपसे जो कराना है करा लीजिए। आपको बताया गया इस्लाम में कि हक और बातिल में आपको हक के साथ खड़ा होना है, और अभी आपने क्या बात की? हक की बात नहीं कर रहे हैं, सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं, तादाद की बात कर रहे हैं। 5000 वोट कौन काटेगा? किसका वोट ज्यादा है उसी के साथ चलेंगे। अरे आप तो मुसलमान हैं, अगर तादाद की बात होती तब तो इस्लाम शुरू ही नहीं होता। इस्लाम को शुरू करने वाले तो 2 ही लोग थे, तादाद तो उनके विरोध में थी। आप जरूर सवाल पूछिए, अगर हम कुछ गलत कह रहे हैं उस पर सवाल जरूर कीजिए, लेकिन ये सवाल करना जायज नहीं है कि तादाद आपके साथ है कि नहीं। मेरे भाई, तादाद की चिंता करोगे साथ भी खड़े रहोगे, हक के साथ नहीं खड़े रहोगे, और इसीलिए आपकी ये दुर्दशा है। आपकी दुर्दशा, हम मुसलमान पर पूरा ये समय नहीं बिताना चाहते हैं। आपने कहा कि आप बहुत वीडियो देखे हैं, तो हम एक पैगंबर साहब की बात हमेशा कहते हैं कि आपको लग रहा है कि आज मुसलमानों की दुर्दशा है, तो भाई प्रशांत किशोर को छोड़िए। पैगंबर साहब ने क्या कहा? आपने कहा कि आज का जो सत्तारूढ़ आदमी है, जो आदमी सत्ता में बैठा है, वो सब हुक्मरान जो है वो जालिम है, ये मुसलमानों की चिंता नहीं करते हैं, आपके हक की, आपके बच्चों की, आपकी सुरक्षा की चिंता नहीं करता है। तो भाई, इस नजरिए से इस्लाम में क्या कहा गया? पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपनी रहनुमाओं की समझ नहीं होगी उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। तो हमसे मत पूछिए कि लालू अच्छे हैं कि खराब हैं, हमसे मत कहलवाइए कि कांग्रेस अच्छा है कि खराब है। अगर आप कह रहे हैं कि आज के हुक्मरान जालिम हैं, तो बात भैया पैगंबर साहब ने कही है, गलत तो हो नहीं सकती है। आधा लाइन मत पढ़िए। अगर आज के हुक्मरान जालिम हैं तो इस बात का प्रमाण है कि आपके जैसे दानिश्वर लोगों ने भी अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती की है, तभी ये दुर्दशा हुआ। अब आपको बता देते हैं पैसा कहां से आता है। पैसा डॉक्टर साहब के पास कहां से आता है? डॉक्टर साहब रोगी देखते हैं, पैसा आता है। वकील साहब के पास पैसा कहां से आता है? वकील साहब वकालत करते हैं, देखिए बगल में बैठे, बहुत रुपया रखे हैं बोड़ा में बढ़ के। शिक्षक है, बिजनेसमैन है, पैसा कहां से आता है? पैसा सरस्वती से आता है, बुद्धि से आता है। जिसके पास बुद्धि है उसके पास पैसा है। जहां सरस्वती रहेंगी वहां लक्ष्मी आएगी ही आएगी। आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर बहुत बड़ा पैसा खर्चा कर रहा है, इतना पैसा हम अभी जाकर एक इलेक्शन करेंगे तो इसका 4 गुना पैसा फीस में ले लेंगे। आपको नहीं समझ है, आपको ये समझ नहीं है बिहार में पैसा है किसके पास?
यहाँ तो जिसको 50 करोड़ रुपया हो गया उसको पता ही नहीं चल रहा है कि धरती पर रहे कि आकाश में चल रहे। सिवान में 100-200 करोड़ रुपया किसी के पास होगा तो आप तो यही ना कहिएगा कि बाप रे बाप, इनके पास तो इतना पैसा है। था है नहीं है। उनका 200 करोड़ का जमींदारी बिक जाएगा, बॉम्बे में एगो फ्लैट नहीं खरीद पाएंगे। देश बहुत आगे चला गया मेरे भाई। जितने में पूरा बिहार का इलेक्शन होता है, इतने में तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में एक MP अपना चुनाव लड़ता है। आपको लग रहा है बड़ा पैसा लग रहा है, ये बहुत बड़ा पैसा नहीं है। ये बहुत बड़ा पैसा नहीं है, क्योंकि हम लोग पैसा लूट कर घर नहीं बना रहे हैं। जो पैसा मिलता है समाज से मिलता है, उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोगों को जगाएं, लोगों को बताएं कि भाई ये प्रयास किया जा सकता है। जैसा किसी साथी ने कहा, बिल्ली के गले में घंटा बांधना है तो घंटी खरीदने भर तो पैसा होना ना चाहिए। नहीं घंटी बनाएगा तो कैसे काम चलेगा। आप जो लोग यहाँ बैठे हैं, अब मुद्दे पर आइए। इसका परिणाम क्या होगा? अच्छा होगा, खराब होगा, शिक्षा सुधरेगी, नहीं सुधरेगी? मेरे भाई, सबसे पहले जरूरी है आपको यह समझना, अपने आप से ये पूछना कि बिहार को सुधारने का प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम आपसे सवाल उत्तर नहीं पूछ रहे, आपको अपने आप से जाकर घर में पूछना है कि भाई बिहार को सुधारने का प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, प्रयास आप करें या हम करें, करना तो किसी न किसी बिहार के ही आदमी को पड़ेगा। कोई दूसरा आकर करने वाला नहीं है। अब यहाँ बहुत हिंदू साथी बैठे हुए हैं। हम लोग महाभारत में अभिमन्यु की कथा पढ़ते हैं। अभिमन्यु की कहानी आप लोग भी सुने होंगे। कथाओं में ऐसा कहा गया है कि चक्रव्यूह को भेदने के लिए अभिमन्यु गए और 6 दरवाजा तोड़ने के बाद 7वें दरवाजे पर सबने उनको घेर कर मार दिया। लेकिन इतिहास में आज भी अभिमन्यु के शौर्य की चर्चा होती है, उनके प्रयास की चर्चा होती है। उनको घेर कर मारने वाले का बात कोई नहीं करता। तो जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमें मालूम है कि ये बहुत कठिन काम है। हम इतने बड़े बेवकूफ नहीं है कि हमें ये नहीं मालूम है कि ये बहुत कठिन है, लेकिन कठिन है इसलिए हमें करना है। कोई दूसरा नहीं करेगा इसलिए हम कर रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है इसलिए हम हिम्मत उठा बल लगाकर कर रहे हैं। और इसको करने में अगर हमारा सब कुछ खत्म भी हो जाए तो भी हमें इसका कोई अफसोस नहीं है। हमको MLA MP बनने की इतनी इच्छा नहीं है। MLA MP बनकर, मंत्री बनकर जितना पैसा, नाम, शोहरत, पावर आप ले सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा ऊपर वाले ने हमको दिया हुआ है। अभिमान नहीं है, बहुत ज्यादा दिया हुआ है। सब छोड़कर आए हैं, इसलिए आए हैं कि समझते हैं कि इस मिट्टी का कर्ज है, इसको अदा करना है। हमारे दादा यहाँ बैलगाड़ी चलाते थे, बाबूजी हमारे डॉक्टर थे, यहीं सरकारी विद्यालय में हम लोग पढ़कर शुरू किए। ये जीवन में था कि 20,000 रुपया मिलेगा तो शादी होगी, नहीं तो शादी भी नहीं होगी। 20,000 रुपया का नौकरी किसी तरह मिल जाए। उसके मुकाबले यहाँ तक पहुँच गए कि देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आपको मिलने के लिए टाइम मांगता है। तो अगर भगवान ने इतना दिया है तो कुछ न कुछ वापस देना ही मानवता है, इसलिए यहाँ वापस आए। मुसलमानों का वोट लेने नहीं आए हैं। इसीलिए वो बतवा कहे थे तो आपको बुरा लगा कि मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है, अरे भाई कहीं हम इनको वोट देंगे मेरा वोट बट जाएगा, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप पूरी तरीके से राजद को वोट दीजिए राजद को वोट। उससे क्या हो जाएगा? इसी बिहार में 80% हिंदू रहते हैं, तो अगर हमको आधा हिंदू भी वोट देगा तो भी चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन फिर आपसे बात क्यों कर रहे हैं? आपसे बात इसलिए कर रहे हैं, मुसलमानों से के पास इसलिए जा रहे हैं कि अगर गांधी की बात कर रहे हैं, बाबा साहब का चित्र लगाए हुए हैं, तो सिर्फ चित्र नहीं है। गांधी की विचारधारा तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक कि आप 20% मुसलमानों को भी उसके साथ लेकर न चले। और आप जैसे लोगों के लिए इतना ही कहेंगे कि मेरे भाई आपको चलना है जनसुराज में ही, चलना आपको जनसुराज में ही है, क्योंकि सत्य की अपनी एक ताकत है, क्योंकि जीतेगा जनसुराज ही। हम नहीं कह रहे, ये मत समझिए कि हमारा कोई अहंकार है। ये तो बात इस्लाम में बताई गई कि ईमानदारी से किया हुआ जद्दोजहद कभी बेकार जा ही नहीं सकता।
और हम अगर ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं तो जीतेगा भैया जनसुराज ही। आप लोगों को खाली इतना ही तय करना है मुसलमानों को कि आप अभी कंधा लगाइएगा, अगर अभी लगाइएगा तो निश्चित तौर पर हमारी लड़ाई आसान हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं भी लगाइएगा तो कोई आपसे शिकवा शिकायत नहीं है। हम अपना गुणा गणित करके आए हैं कि आप मदद नहीं भी कीजिएगा तो हमको चुनाव कैसे जीतना है। जीतने के बाद आपके पास फिर से आएंगे, आपकी मदद के लिए आएंगे, लेकिन तब आएंगे तो आपसे हर्जाना भी वसूलेंगे। अभी तो जब आपको मौका पड़ा था आप साथ नहीं दिए, तो जब जीत कर आएंगे तो हम शाकाहारी आदमी हैं, आपसे जीत का सेवई भी खाएंगे और आपको साथ लेकर चलेंगे भी, क्योंकि जनसुराज सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, इसका नाम बिहार से जुड़ा हुआ नहीं है। जनसुराज में कोई भी सिंबल, कोई भी नाम, कोई भी विचारधारा, कोई भी प्रयास बिहार सेंट्रिक नहीं है। ये बिहार से शुरू हो रहा है, लेकिन ये बिहार के लिए नहीं है। गांधी जब यहाँ आए, उन्होंने चंपारण में सत्याग्रह किया। सत्याग्रह से देश को आजादी नहीं मिली, लेकिन सत्याग्रह से देश को ये हथियार मिला, ये विश्वास हुआ कि ये भी एक तरीका है जिससे अंग्रेजों को हराया जा सकता है। तो बिहार में जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर इसमें सफलता मिली तो निश्चित तौर पर विचारधारा के आधार पर आगे भाजपा के सामने एक बड़ी मजबूत ताकत खड़ी की जा सकती है, और वो बिहार से शुरू होगी। और ये निश्चित जानिए कि होना ही होना है, क्योंकि जब बिहार में होगा तो पूरा देश का आदमी कहेगा जब बिहार में हो गया तो हम लोग तो कर ही लेंगे, क्योंकि आज बिहार को कोई चांस नहीं दे रहा है। ये मान ही नहीं रहा कि भैया बिहार में कैसे कर लीजिएगा। रह गई बात, अब आपने कहा भाई जनसुराज आएगा, किसी ने पूछा स्किल्ड कीजिएगा कि एजुकेटेड कीजिएगा। ये नया सवाल पहली बार हमने सुना है, इसलिए पहले इनका उत्तर दे देते हैं। स्किल्ड और एजुकेटेड में भैया हम तो लोगों को एजुकेटेड ही करना चाहते हैं। आप लोग ये बात समझिए, स्किल्ड को अगर आप डिफाइन करेंगे तो वो ब्लू कॉलर जॉब है, मतलब फैक्ट्रियों में जो लोग काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जो काम करते हैं, उसको आप स्किल्ड कह सकते हैं। एकदम टेक्निकली सही डेफिनेशन नहीं है, लेकिन समझने के लिए आपको बता रहे हैं। और एजुकेटेड जो लोग हैं उनको व्हाइट कॉलर जॉब है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप एजुकेटेड हैं, स्किल्ड नहीं हैं, एजुकेटेड हैं, आपने सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग ली है, तो आप व्हाइट कॉलर जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लम्बर हैं, आप स्किल्ड हैं, तो आपको प्लम्बिंग का काम मिलेगा। तो मैं ऐसा समझता हूं कि बिहार में अगर आपको सही मायनों में तरक्की देखनी है, आज न हो, 10 वर्ष के बाद हो, 20 वर्ष के बाद हो, तो आपको अपने इतिहास को देखना है। बिहार कभी मैन्युफैक्चरिंग का हब नहीं रहा है। बिहार इस देश का सबसे गौरवशाली इतिहास वाला राज्य है, लेकिन वो गौरवशाली इतिहास तब था जब बिहार ज्ञान की भूमि थी। यहाँ बुद्ध को भी ज्ञान मिला, रामचंद्र जी को पढ़ने यहीं आना पड़ा, जैन धर्म की शुरुआत यहीं से हुई, चाणक्य, आर्यभट्ट, नालंदा, विक्रमशिला, ये सब आप सुनते हैं। जरा आप बताइए, कभी सीमेंट का फैक्ट्री बिहार में रहा है? कभी सीमेंट के फैक्ट्री के तौर पर आप नहीं जाने गए, कभी आप स्टील बनाने वाले राज्य के तौर पर नहीं जाने गए। तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं हो सकते हैं। अब इसका सीधा मतलब कोई निकाल लेगा कह रहे थे कि इंडस्ट्री नहीं चाहिए, वो बात नहीं है। यहाँ पर ज्ञान की ही पूजा की गई है, और बिहार ज्ञान के जरिए, सरस्वती के जरिए, पढ़ाई के जरिए ही ऊपर जा सकता है। अगर हर गांव में अच्छा स्कूल हो, हर जिले में, हर प्रखंड में बीएड कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो, उससे हम लोग ऊपर जा सकते हैं। सीमेंट और छड़ बनाने वाली फैक्ट्री बनाकर बिहार की तरक्की बहुत ज्यादा नहीं हो सकती है। तो एक लाइन का आपका आंसर यह है कि स्किल्ड और एजुकेटेड में मेरा अपना विजन है कि मैं बिहार को एजुकेटेड देखना चाहता हूं, और जो स्किल्ड है उसके हाथ में पैसा पूंजी देना चाहता हूं, ताकि वो मजदूर न बनकर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, बाहर जाके मुंबई में प्लम्बिंग न करे, बिहार में आकर काम करे। दो फंडामेंटल बात हम लोग बता रहे हैं जो बिहार के नजरिए से आपको समझना चाहिए। एक तो भाई साहब ने, जिसने भी पूछा कि हम लोग दूसरों को कैसे समझाएं कि भाई प्रशांत किशोर पर, जनसुराज पर भरोसा करो, तो हम इसका एक
थोड़ा मजाकिया अंदाज में ही एक जवाब देते हैं, आप भी आगे उसको सीख लीजिए। कोई अगर पूछता भैया प्रशांत किशोर पर काहे भरोसा करें, जनसुराज पर क्यों भरोसा करें, तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई अगर आपको चीनी का रोग है और आप डॉक्टर से दवा खा रहे हैं, आपको डॉक्टर ने कह दिया भैया ये रोग ठीक नहीं होगा, दवा खाते रहिए, बहुत डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं, दवा खाते रहिए, संयम से रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, रामदेव का क्लास देखिए, लेकिन अब चीनी का रोग खत्म नहीं होगा। आप अपना जीवन धीरे धीरे वैसे एडजस्ट कर लेते हैं जैसे बिहार के लोगों ने एडजस्ट कर लिया है, चलो भैया जैसे है ठीक है चल रहा है। अचानक से कोई आकर आपको बता रहा है कि एक डॉक्टर आए हैं जिनके पास चीनी के रोग का इलाज है, आप जाइएगा दिल्ली उस डॉक्टर के पास। डॉक्टर से आपने पूछा सर सुने हैं कि आपके पास दवा है इसका, डॉक्टर ने बताया हाँ भाई दवा तो है लेकिन अभी ट्रायल फेज में है, 50% चांस है, ठीक हो भी सकता है ठीक नहीं भी हो सकता है, अब आप बता लो क्या चाहिए। आप क्या कहिएगा, अरे भाई हम तो पहले ही से थके हुए हैं, चीनी का रोग नहीं ठीक हो रहा है, चलिए 50% चांस है ना, ट्राई करके देख लीजिए, कोई नुकसान तो नहीं ना होगा। डॉक्टर ने कहा ना नुकसान नहीं होगा लेकिन 50% चांस है ठीक होने का, आप क्या कहिएगा, भाई तुरंत ट्राई कीजिए। तो भैया जनसुराज वही नई दवा है, इसमें रिएक्शन कुछ नहीं होगा लेकिन 50% चांस है कि ठीक हो भी सकता है और 50% चांस है प्रशांत किशोर ठग भी सकता है। ए भाई हम पहले तो कहेंगे नहीं ठगना होगा, तो कि हम कहेंगे पहले कि हम ठगेंगे, कोई नहीं कहेगा। तो इसका क्या जांचने का उपाय है, जांचने का उपाय यही है कि जो पहले से दल है वो दवा है जिसको आप खा लिए, देख लिए, संयम करके देख लिए, आपका इलाज नहीं हुआ। तो भाजपा, राजद, जदयू, कांग्रेस, आपने सब उपाय करके देख लिया, आपका चीनी का रोग नहीं ठीक हुआ। अब जनसुराज एक नई दवा आई है, 5 बरस के लिए ट्राई करना है कर लो, और नहीं तो पुराना एक्सपायर दवा ही खाकर जीते रहिए। तय आपको करना है भाई, आप तय कर लीजिए। अब हमारे पास कोई दूरबीन तो है नहीं कि हम आपको दिखा दें कि भाई हम आगे आपको नहीं ठगेंगे। यही उपाय है कि लोकतंत्र में, और ये सिर्फ जनसुराज के लहजे से नहीं है बात, आप ये समझिए, लोकतंत्र इतनी अच्छी व्यवस्था है कि इसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है कि किस पर भरोसा करें किस पर नहीं करें, बस पलटते रहिए हर 5 बरस पर, 5 बरस पर पलटते रहिए। नेताओं में डर बना रहे कि भैया अगर काम नहीं करेंगे जनता हटाएगी। मैं एक आंकड़ा देता हूं हमेशा, इस देश में 5 ऐसे राज्य हैं जहां इस देश की 1/3 इकोनॉमी है, पूरी अर्थव्यवस्था का 1/3 अर्थव्यवस्था सिर्फ 5 ही राज्य में है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। ये 5 राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग दलों की सरकार है, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। ऐसा इस 5 राज्य में नया क्या है जो ये लोग इतना तरक्की कर गए। और ये 5 राज्य बिहार के समकक्ष थे जब देश आजाद हुआ, आज इतनी तरक्की क्यों कर गए। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, इन 5 राज्यों में आज तक कोई भी दल, कोई भी नेता 10 बरस से ज्यादा मुख्यमंत्री बना ही नहीं है। लोग वहां पलटते रहते हैं, जो भी रहो भैया 5 बरस मौका दिया आगे बढ़ाओ। जनसुराज भी आएगा अगर उसको आपने मौका लगातार दे दिया। यही नीतीश कुमार पहले 5 साल में खूब काम किए। इवन लालू यादव जब पहली बार आए थे अपने ही नजरिए से सामाजिक न्याय का ही बात कर रहे थे, लेकिन कुछ तो कर रहे थे। जब आप परमानेंट किसी को रख दीजिएगा तो निश्चित तौर पर आपका नुकसान होगा। जनसुराज भी अगर यहां लगातार बना रहेगा तो यहां पर भी वो काम नहीं करेगा। ये दुनिया भर में आपने देखा होगा, अमेरिका में, बड़े बड़े देशों में ये नियम है कि कोई भी व्यक्ति 10 बरस से ज्यादा प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि साइंस भी ये कहता है कि 10 बरस के बाद आप कोई नया आमूल चूल नया काम नहीं कर सकते हैं। गिरी जी मान लीजिए वकील है, तो पहले 10 बरस में खूब नाम कमा लिए, अब उसके बाद खाली पैसा कमा रहे हैं, नया कुछ नहीं इजाद कर रहे हैं। डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं, प्रैक्टिस 10 बरस जब जमा, बहुत मेहनत किया, उसके बाद कुछ नया इजाद नहीं कर रहे हैं। अब शहनवाज साहब रोज ऑपरेशन कर रहे हैं, रुपया गिन रहे हैं। तो उसी तरह मेरे भाई ये साइंस है, हंसने की बात नहीं है। आप इसको पढ़ के देख लीजिए, बिहेवियरल साइकोलॉजी में आप ये पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि 10 बरस के बाद
कोई भी नया आमूल चूल काम आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप बदलते रहिए। अब आ जाइए, बस 2 बात और कहेंगे और उसके बाद आप जाइए खाना खाइए। दो जो महत्वपूर्ण बात है कि आखिर बिहार में शिक्षा सुधरेगी कैसे, उसके लिए जनसुराज ने जो 2 पॉइंट प्रोग्राम दिया। उससे पहले एक चीज खाली बता दें, किसी ने पूछा मनरेगा से कृषि को जोड़िएगा कि नहीं। बिल्कुल जोड़ेंगे भैया, रोज कह रहे हैं, लेकिन सशर्त जोड़ेंगे। उन किसानों को मनरेगा का मजदूर मिलेगा जो फूड ग्रेन की खेती छोड़कर नकदी फसल की खेती करेंगे। बिहार में 55 लाख हेक्टेयर जमीन है जिसमें खेती हो सकती है, उसमें सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर जमीन में ही नकदी फसल की खेती होती है। पूरा वर्ल्ड का रिकमेंडेशन ये है कि कम से कम 1/3 कृषि योग्य जमीन में अगर नकदी फसल होगी, जैसे मसाला है, सब्जी है, फल है, तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी, तब लैंड से प्रोडक्टिविटी का फायदा आपको होगा। तो ये मनरेगा से जोड़ा जाएगा, लेकिन इस शर्त के साथ जोड़ा जाएगा कि जो भी किसान फूड ग्रेन की धान गेहूं का खेती छोड़कर अगर आप नकदी फसल की खेती करेंगे तो आपको मनरेगा का किसान मुफ्त में मजदूर मिलेगा। एक डॉक्टर साहब का पीछे प्रश्न था कि आप व्यक्तिगत काहे इतना आक्रामक हो गए हैं। अरे भाई, हम किसी पर आक्रामक नहीं हुए, हम लोग बात वही कह रहे हैं जो पहले कह रहे थे। अब सामने वाला आदमी, उसको दर्द हो रहा है। पहले कह रहा था कि अरे पैदल घूम रहे हैं, घूमने दीजिए, कुछ नहीं होगा, बिहार में कुछ नहीं हो सकता है, इसी में मर खप जाएंगे, काहे इन पर जवाब दें। अब उसको लग रहा है कि भाई जनसुराज वाले तो हमारा वोट काटेंगे, जनसुराज वाला हमको कहीं हरा ना दे। तो जब सामने से वो आदमी कहता है तो राजनीति में उसका जवाब देना ही पड़ेगा। अब दिलीप जायसवाल ने हमको अगर छेड़ा है तो हम उसका उपाय तो करेंगे ही करेंगे। और उसके लिए आप कह रहे हैं कि आप आक्रामक क्यों हैं। अरे भाई, अगर चोर आकर आपको परेशान करेगा तो आपको तो लाठी लेके मारना ही पड़ेगा, दूसरा उपाय क्या है। तो हम आक्रामक नहीं है, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी आज भी नहीं करते हैं, सिवाय उसके जहां पर सामने से नेता आकर उलझ रहा है। सामने से सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी आकर उलझ गए, हमने उनको बताया भाई ये सर्वदलीय नेता हैं। दिलीप जायसवाल आकर उलझ गए, कह रहे हैं कि हम लोग डेटा चोरी कर रहे हैं। तो हम बताया हमने कि भाई ये सिखों का कॉलेज चोरी करके बैठा हुआ है, ये आदमी हमको कह रहा है डेटा चोरी कर रहा है। तो उनका सिर्फ जवाब दे रहे हैं, आक्रामक नहीं हुए हैं। फोकस आज भी बिहार को सुधारने पर है। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो 10 में 9 बात आज भी बिहार को सुधारने का सकारात्मक बात ही करते हैं। अब एक खाली शिक्षा वाली बात समझ लीजिए, शिक्षा सुधारने के लिए जनसुराज का क्या प्लान है। हम लोग 2 बात कह रहे हैं। पूरे दुनिया में अगर आप स्टडी कीजिएगा तो एक चीज निकल के आएगा कि रादर देन टेकिंग गुड स्कूल टू एवरी चिल्ड्रन, इट इज मच बेटर टू टेक एवरी चाइल्ड टू द गुड स्कूल। मतलब हर गांव में, हर शहर में बढ़िया स्कूल बनाने के बजाय अगर आप अच्छे स्कूल स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर बना दें और स्कूल बस की सुविधा दे दें ताकि बच्चे स्कूल तक पहुंच पाए, तो वो बेहतर मॉडल है। अब बिहार में क्या हुआ है कि पिछले 30-40 सालों से समता मूलक शिक्षा नीति के नाम पर पूरी व्यवस्था में इतने स्कूल बना दिए गए, स्कूल नहीं मतलब स्कूल के बिल्डिंग बना दिए गए कि जहां बिल्डिंग है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, जहां तीनों है वहां उस पढ़ाई नहीं है। किसी ने कहा कि आप भी खिचड़ी वाला स्कूल बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे साहब, खिचड़ी तो खिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भ्रम मत पालिए कि खिचड़ी खाने से, खिचड़ी बंटने से स्कूल खराब हुआ है। अगर खिचड़ी बांटने से स्कूल खराब होता तो भैया खिचड़ी तो सिर्फ 6वीं क्लास तक ही बंटता है, उसके ऊपर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। कुछ लोग कहता है भैया नियोजित शिक्षकों की गुणवत्ता से शिक्षा खराब हो गई। अरे भाई, ये भी सही बात नहीं है। अगर सिर्फ नियोजित शिक्षकों की वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो पटना साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। वहां तो नियोजित शिक्षक नहीं है, वहां पर तो खिचड़ी नहीं बंट रही है। शिक्षा की स्थिति इसलिए खराब है कि समाज और सरकार, मैं फिर से कह रहा हूं, समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। समाज में भी लोग जो हैं वो शिक्षण संस्थाओं को सरकारी लाभ पाने का केंद्र के तौर पर उसको समझते हैं। आप गांव में चलिए,
अगर पोशाक का, साइकिल का पैसा नहीं आया तो हेडमास्टर साहब को लोग 4 गो गाली देंगे, आपको भी बताएंगे हेडमास्टर वाला लूट लिया, हमको साइकिल का पैसा नहीं दे रहा है। लेकिन उसी विद्यालय में, उसी हेडमास्टर के नीचे अगर का कोई टीचर साल भर नहीं आया है तो लोगों को कोई चिंता नहीं है। यही हाल सरकार का है। सरकार सोच रही कि मास्टर साहब को इतना रुपया दे रहे हैं, ये सब पढ़ा तो रहा नहीं है, तो चलो भाई लोग से कुछ दूसरा ही काम कराओ, इनसे वोटर लिस्ट बनवाओ, इनसे सफाई करवाओ, तो जिसको आप लोग कहते हैं गैर शैक्षणिक कार्यों में आपको लगा दिया। तो ये दोष पूरे सरकार और समाज दोनों का है। हम लोग इसको सुधारने के लिए क्या कह रहे हैं? हम लोग इसको सुधारने के लिए ये कह रहे हैं कि बिहार में हर प्रखंड में कम से कम 10 बढ़िया विद्यालय बनाए जाएं। 10 बढ़िया विद्यालय का मतलब क्या हुआ? आज के विद्यालय को रंग रोगन करना नहीं। हमने आपके रेफरेंस के लिए कहा कि नेतरहाट के स्तर का अगर 10 विद्यालय बना दिया जाए और हर बच्चे को स्कूल बस की सुविधा दे दी जाए, तो 10 तो ज्यादा है, 5 भी अगर आप बना देंगे तो किसी भी बालक को किसी भी गांव से 20 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा वहां पहुंचने में। अब नेतरहाट के जैसा विद्यालय यहां बनाया जा सकता है कि नहीं, उसका अगर आप अध्ययन करेंगे, नेतरहाट भी सरकारी विद्यालय था, बिहार झारखंड सरकार की ओर, बिहार सरकार ही उसको चलाती थी। एक विद्यालय से 1500 से ज्यादा IAS IPS बने हैं। उस विद्यालय से अगर वैसा हर प्रखंड में विद्यालय आपको बनाना है तो कितना पैसा लगेगा? हर साल करीब करीब 17,000 से 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसलिए जनसुराज ये कह रहा है कि हम लोग हर साल जो 60,000 करोड़ का शिक्षा बजट है उसका 1/3 पैसा इन विद्यालयों को नेतरहाट के स्तर का बनाने पर खर्च करेंगे। मतलब हर साल हर प्रखंड में एक विद्यालय, पूरे बिहार में 550 विद्यालय 17 से 20,000 करोड़ रुपया लगाकर नेतरहाट के स्तर का उनको बनाया जाएगा। तो अगले 5 वर्ष में अगर 5-5 विद्यालय भी बन गए तो पूरे बिहार में आपको इंडिया का सबसे बेहतर प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम बन जाएगा। 5 वर्ष लगेगा, लेकिन अब 5 वर्ष बच्चों का उम्र तो रुकना नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि जिसको भी भैया, जब तक ये सरकारी व्यवस्था नहीं सुधरेगी, आप अपने बच्चे को, आपके पास ये अवसर होगा कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसका फीस सरकार की ओर से दिया जाएगा। अब आदमी तुरंत खड़ा होता है, अरे आप तो कह रहे हैं प्राइवेट, सब तो प्राइवेट में चला जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा। दुनिया भर का रिसर्च बताता है कि अगर पब्लिक और प्राइवेट दोनों सुविधा उपलब्ध हो तो लोग पब्लिक वाले में, सरकारी में जाना चाहते हैं। अगर आपको कोई कहे कि आपका बच्चा अगर मेडिकल करेगा रमैया से, उसका फीस सरकार भरेगी, और दूसरा विकल्प है कि आपका बच्चा पटना मेडिकल कॉलेज से मेडिकल करेगा, आप क्या चाहिएगा? आप कहिएगा भैया हमको फीस नहीं चाहिए, हमको पटना मेडिकल कॉलेज से मेडिकल कराना है। अगर आपसे कोई ये कह दे कि भैया आपको पटना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, पटना साइंस कॉलेज में बच्चे को पढ़ाना है कि MAT में पढ़ाना है, MAT में पढ़ाइएगा सरकार पैसा देगी, साइंस कॉलेज में पढ़ाइएगा पैसा सरकार नहीं देगी, तो आप क्या कहिएगा? भैया पैसा अपना जेब से लगेगा, लेकिन बच्चे को साइंस कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, MAT में नहीं भेजना चाहते। ये दुनिया भर में रिसर्च है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जब तक सरकारी व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक आपको ये सुविधा होगी कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और प्राइवेट स्कूल का खर्चा एक रेगुलेटेड फीस सरकार की ओर से दिया जाएगा, ताकि 5 वर्ष 10 वर्ष में बैंडेड नहीं, नई शिक्षा व्यवस्था बनाने में जो समय लगे उसकी वजह से आपके बच्चे सफर ना करें। अब एक अंतिम बात लोगों को लगता है भाई सरकारी व्यवस्था का क्या होगा? भाई सरकारी व्यवस्था भी मुफ्त नहीं है। ये आपका भ्रम है कि सरकारी विद्यालय मुफ्त है। बिहार में प्राइमरी स्कूल में एक बच्चे को, सरकारी विद्यालय जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें एक बच्चे को पढ़ाने का खर्चा है 864 रुपया। ध्यान रखिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं पढ़िएगा दैनिक जागरण, हिंदुस्तान में नहीं पढ़ने को मिलेगा। 864 रुपया आपका, हमारा बिहार सरकार का टैक्स का पैसा खर्च होता है एक प्राथमिक विद्यालय के बच्चे पर, और पर मंथ। और वहां पर प्राइवेट स्कूल का फीस क्या है? 400, 500, 600, गांव में हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी विद्यालय फ्री है। जो सरकारी टीचर है वो 80,000 रुपया ले रहा है, नहीं पढ़ा रहा है।
अब वही आदमी जब प्राइवेट में पढ़ाता है 20,000 रुपया ले रहा है और पढ़ा रहा है। तो सरकारी व्यवस्था मुफ्त नहीं है। जन सुराज की सोच ये है कि अगले 10 वर्ष में हर प्रखंड में 10 नेतरहाट के स्तर के विद्यालय बनाए जाएं और 10 वर्ष तक बच्चे सफर न करें, इसके लिए उनको प्राइवेट में पढ़ने की सुविधा दी जाए। तो शिक्षा को सुधारने का, प्राइमरी विद्यालय को, किसी ने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा शायद, कि हम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हम अभी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा यूनिवर्सिटी पर ध्यान नहीं है, लेकिन आप बात को समझिए। बिहार में 10% बच्चे ही, 10% से कम बच्चे ही 12वीं क्लास पास करते हैं। दलितों की, मुसलमानों की, पिछड़ों की बात करने वाले लोग, जो अभी किसी ने कहा कि सरकार जांच कराती है, रिपोर्ट लाती है, उसको पढ़ती भी नहीं है। अभी जातीय जनगणना हुआ, उसमें निकल कर आया कि आज भी बिहार में 3% दलित समाज के बच्चे ही 12वीं पास करते हैं। 5% अति पिछड़ा समाज और 7% मुसलमानों के बच्चे ही 12वीं पास कर रहे हैं। और आपके रहनुमा कह रहे हैं हम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो हमारा सवाल यह है, भाई जब हमारा बच्चा 12वीं पासे नहीं करेगा तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ेगा? तो पहले बिहार में जरूरत है स्कूल के एजुकेशन को ठीक करने का। और ये भी साइंस है, अगर आप 15 साल तक के बच्चे को आपने ठीक पढ़ा दिया तो वो दुनिया में किसी भी व्यवस्था में अपनी जगह बना सकता है। 10वां तक अगर आप बढ़िया पढ़ लिए तो कोई भी व्यवस्था पर आप बोझ नहीं बनिएगा। इसलिए जन सुराज की सोच है कि 15 साल तक के बच्चों के लिए बिहार में इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था बना दी जाए कि वो जीवन में आगे कभी चलकर बिहार की व्यवस्था पर, देश पर बोझ न बने। अब दूसरी बात, जो लोग 15 से ऊपर चले गए, रोजगार का पलायन की जो बात है, बहुत आदमी कह रहा है अरे ऐसे ही कह रहे हैं, कैसे रोक देंगे पलायन? बिल्कुल 1 साल में पलायन को रोक दिया जाएगा। कैसे रुकेगा पलायन? क्योंकि आपको समझना है पलायन के सभी पहलुओं को। पलायन सिर्फ श्रम का नहीं है, व्यक्ति का पलायन नहीं है। बिहार से सबसे बड़ा पूंजी का पलायन है। पूंजी मतलब जो पैसा आप बैंक में रखते हैं, वहां से बैंक हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया बाहर भेजते हैं। पिछले साल बिहार में लोगों ने, यहाँ की गरीब जनता ने 4.5 लाख करोड़ रुपया बैंक में रखा। कितना? 4.5 लाख करोड़। और बैंकों ने आपको लोन के तौर पर, ऋण के तौर पर कितना पैसा दिया? 1,61,000 करोड़। बाकी का पैसा कहां गया? बाकी का पैसा बैंक वाला यहां कमरा में थोड़े न रखा है। इस पैसे को बैंक वालों ने भेज दिया गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, जहां पर बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, जहां रोजगार के अवसर है। इसको सीडी रेशियो कहते हैं। हम ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, अगर आपको समझना है तो आरबीआई का जाकर सीडी रेशियो देखिएगा। बिहार में सीडी रेशियो है 40%। मतलब 100 रुपया आप बैंक में रखते हैं तो बैंक वाला सिर्फ 40 रुपया ही यहां कर्ज के तौर पर देता है। और देश में ये रेशियो है 70। और जो राज्य आगे हैं, तेलंगाना में 80, आंध्र प्रदेश में 105, तमिलनाडु में 95, गुजरात में 94, केरल में 98, ये वहां का सीडी रेशियो है। तो बिहार में आपको बाहर से पैसा चाहिए, लेकिन उससे पहले जरूरत इस बात की है कि जो पैसा हमारा आपका है वो बैंक वाले अगर बिहार में लोगों को देने लगे तो उसी से 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा हर साल यहां उपलब्ध होगा। तो जन सुराज ये कह रहा है कि 6 महीना के अंदर सीडी रेशियो को राष्ट्रीय औसत के बराबर भी अगर कर दिया जाए, 70% भी कर दिया जाए, तो बिहार में हर वर्ष 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया बैंकों के जरिए आपको मिलने लगेगा। तो आप समझिए, आप लोग यहाँ आए होंगे गाड़ी से, कोई मोटरसाइकिल से आया होगा। अगर आपको बैंक पैसा न दे तो आप में से आधे लोग ऐसे हैं जो गाड़ी और मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकते हैं। आप इसलिए खरीद पा रहे हैं क्योंकि आपको लोन पर वो मिल रहा है। पहले आदमी घर बनाता था, 1 कमरा बनाता था, फिर 2 बरस पैसा जमा करता था, फिर लिंटर करता था, फिर 1 तल्ला बनाता था। अब HDFC से जाकर, SBI से जाकर आप 50 लाख लोन लेते हैं, घर बना लेते हैं, फिर EMI देते रहिएगा 50 साल। तो बिहार में जन सुराज की सोच ये है कि जो युवा है, जिसके पास स्किल है लेकिन पूंजी नहीं है, उसको सीडी रेशियो सुधार कर उसके हाथ में पूंजी दिया जाए ताकि वो यहाँ स्वरोजगार कर सके।
तो जिस दिन यहां से पूंजी का पलायन रुकेगा उस दिन यहां से बुद्धि का पलायन रुकेना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर हमको यहाँ बिजनेस करने का अवसर हो तो हम रुकेंगे तो हम यहाँ जॉब क्रिएट करेंगे, 10 आदमी अपने आप रुकेगा। तो जो हम लोग का फॉर्मूला है, पूंजी का पलायन रुकेगा तो बुद्धि का पलायन रुकेगा, और जिस दिन पूंजी और बुद्धि का पलायन बिहार में रुक गया उस दिन श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। अभी जिसके पास भी पैसा है, बुद्धि है, वो बिहार छोड़कर बाहर जा रहा है, उसको रोकने की जरूरत है। अगर उसको रोकिएगा तब यहां से पलायन रुकेगा। चीनी का फैक्ट्री लगाकर पलायन नहीं रुकेगा। चीनी का फैक्ट्री लगाइएगा, 2-4-5 हजार आदमी को नौकरी मिल जाएगा, 50 हजार को नौकरी मिल जाएगा, लेकिन उससे पलायन नहीं रुक सकता है। जो लोग आपको बता रहे हैं कि भैया हम सरकारी नौकरी दे देंगे, बिहार में इसका भी बड़ा नशा है, हर आदमी सरकारी नौकरी चाहिए, इसी पर लोग लड़ रहे हैं, आरक्षण कितना मिलेगा। अरे भाई एक आंकड़ा याद रखिए, पिछले 78 साल में बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक सबका गिनती गणना कर लीजिएगा तो 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। 13 करोड़ की आबादी है, सिर्फ 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। मतलब परसेंटेज के टर्म पर हुआ 1.97%। 2% से कम लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। तो इसलिए सरकारी नौकरी के जरिए सबको कुछ मिल जाएगा, ऐसा कभी भ्रम मत पालिए। और ये भी नहीं है कि बिहार में ऐसा है, देश के लेवल 3.3% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। तो सरकारी नौकरी वो जरिया नहीं है जिससे पूरे समाज को रोजगार दे दिया जाए। रोजगार देने का उपाय एक ही है, आप बच्चों को बढ़िया पढ़ाइए, और जब वो पढ़ लिख जाए, अपने पैर पर खड़े होने की स्थिति में आ जाए, तो उनके हाथ में व्यवस्था हो, पूंजी हो, ताकि वो स्वरोजगार कर सके। तो ये जन सुराज का मॉडल है। हम लोग सरकारी नौकरियों की बात नहीं करते हैं। ये बेवकूफ बनाने वाली बात है कि हम आएंगे 5 लाख नौकरी दे देंगे, उसी में पूरा लोग अजुराया हुआ है। अमेरिका में मुसल्लापुर घाट तो नहीं है जहां पर कि सब लोग रेलवे का परीक्षा देने के लिए कंपटीशन कर रहा है। अरे भाई यहाँ ऐसा लोगों को मति भ्रम हो गया है, आरक्षण के लिए लड़ा जा रहा है। अरे भाई हम कह रहे 100% आरक्षण कर दो, अगर 100% आरक्षण कर दीजिएगा तब भी 2% आदमी को तो फायदा होगा भाई, 98% को तो फिर भी नहीं मिलना है। उसी के लिए सब लोग मारामारी किया हुआ है। 30 वर्ष से समाज को लड़ा के अगड़ा पिछड़ा अति पिछड़ा, एनेक्सर 1, एनेक्सर 3, एनेक्सर 5, उसी में लोग लड़े जा रहा है पिछला 20 वर्ष से कि हमको इस एनेक्सर से निकालो इसमें डालो, इसमें से निकालो इसमें डालो। अरे भाई उससे गरीबी दूर नहीं होगी। गरीबी दूर करना है तो बच्चों को पढ़ाना होगा, उनके हाथ में हुनर और पूंजी देनी होगी, तब बिहार का कल्याण होगा। और आप लोगों से इतना ही गुजारिश करेंगे कि और कुछ कीजिए या नहीं कीजिए, कम से कम वोट देने जरूर जाइए। आप तो वोटे नहीं देने जाते हैं, आप लोग तो वोटे नहीं देने जाते हैं भाई। आप लोग जो इंटेलेक्चुअल है अपने को कहता है, हम जिस बात से शुरू करते हैं उससे अंत करेंगे। आप लोग तो वोट भी देने नहीं जाते हैं भाई। बिहार में वोटे होता है 50-55%, उसमें भी शहरी क्षेत्रों में वोट होता है 40%, उसमें भी अगर मध्यम वर्गीय परिवार वाले बूथ का देख लीजिएगा तो 30% भी वोट नहीं है। तो लंबा बात करने से बिहार नहीं सुधरेगा। आपको अपने घर से, अपने लिविंग रूम से, अपने बेडरूम से निकलना पड़ेगा, निकल के जाके वोट करना पड़ेगा। जो अच्छा लगे उसको वोट कीजिए। हम रोज कह रहे हैं अगर जन सुराज से भी कोई खराब खड़ा हो जाए उसको भी हराइए, उसको भी वोट मत दीजिए। वोट अच्छे आदमी को दीजिए, जो भी जिस दल से अच्छा खड़ा हो, जिस दल से अच्छा आदमी खड़ा हो। किसी ने हमसे कहा कि भाई इतना बोल रहे हैं तो आप गलत आदमी को काहे टिकट देंगे? बिल्कुल दे सकते हैं भाई। आईएएस का परीक्षा होता है, सरकार लाखों लोगों का परीक्षा लेती है कि हम अच्छा ब्यूरोक्रेट चुनेंगे, अच्छा अधिकारी चुनेंगे। उसका प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, कितना जांच होता है। 20 लाख आदमी परीक्षा देता है, उसमें 100 आदमी आईएएस बनता है, उसमें से भी 80 को भ्रष्ट निकलता है भाई, है कि नहीं? तो हम कितनी भी प्रक्रिया बना ले, उसमें कुछ ना कुछ गलत आदमी आ सकता है। अब ये आप पर जिम्मेवारी है कि कोई गलत आदमी खड़ा हो गया, अगर जनसुराज से भी खड़ा हुआ तो उसको हराइए,
उस व्यक्ति को जिताइए जो सही व्यक्ति है। अगर आप बालू माफिया, शराब माफिया को जाति, धर्म, भाजपा, लालू, नीतीश के नाम पर दीजिएगा तो जीत कर आएगा, तो आपके बच्चों से गलत ही कराएगा। इसलिए आपकी ये जिम्मेवारी है, सही का चुनाव कीजिए तो सही होगा, गलत का चुनाव कीजिएगा भैया गलत होगा। दूसरा और कोई फंडा उपाय है नहीं। अगर बिहार को सुधारना है तो हमको, आपको, सबको सुधारना होगा। प्रशांत किशोर के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि हम आएंगे और सब कुछ सुधर जाएगा। हम उन लोगों में से नहीं है जो कह रहा है कि हम आएंगे तो बिहार को नंबर 1 बना देंगे। यहाँ तेजस्वी जी गए घूमने स्कॉटलैंड, तो वहां से आए तो यहाँ पर कहीं जा रहे थे, बोला ये देखिए तो ये भी तो स्कॉटलैंड जैसा दिखता है। तो बोला हाँ, बिहार को भी स्कॉटलैंड बना सकते हैं। नहीं बना सकते हो। मोदी जी आए, देखिए कितना बढ़िया ज्ञान दिए। बोले अब मोतिहारी को मुंबई बना दूंगा, संथाल परगना को सूरत बना दूंगा। अब जरा सोचिए कि इसके पीछे कितनी बड़ी सोच है मोदी जी की। एम से मुंबई, एम से मोतिहारी, जी से गया, गया को क्या बनाने के लिए बोले हैं, गुरुग्राम। तो जी से गया, जी से गुरुग्राम। संथाल परगना एस, सूरत एस, तो संथाल परगना को सूरत बना देंगे। पी से पटना, पी से पुणे, तो भैया पी पटना, पटना को पुणे बना देंगे। अब पूरा जनता इसी में अजुरा गया। मोदी जी कहे हैं कि मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। तो हम बोले भैया अच्छा, समुंदर भी ले आएंगे, मोतिहारी में समुंदर भी ले आएंगे, वहां पर तुम भी जाकर बीच फ्रंट वाला घर जमीन खरीद लो अभी से। अरे भाई ये मेयर तुकबंदी है। आज मुझे किसी ने लिख के भेजा, भैया बोलिए कि अगली बार मोदी जी आएंगे तो कहेंगे बेगूसराय को बंगलोर बना देंगे। दोनों पीछे है भाई। किसी ने लिख के दिया कि मोतिहारी को मुंबई। आप इसको अभी आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, लगता है आप लोग लग रहा है क्या बतिया रहे हैं। मोदी जी कल आकर बोले मोतिहारी को मुंबई, दोनों एम से मोतिहारी, एम से मुंबई, पी से पटना, पी से पुणे। तो कहे भैया बिहार का जितना शहर है उसका खोजो। कोई लिखने वाले ने बताया सर पी से पटना, पी से पुणे। अच्छा ठीक है, पटना को पुणे बना दो। संथाल परगना सूरत, अच्छा ठीक है, दोनों एस है, संथाल परगना को सूरत बना दो। एम से मोतिहारी, एम से मुंबई। ऐसा ही किसी ने, अब नाम नहीं बताएंगे किसने लिखा था, काशी को क्योटो बना देंगे। वो भी के से काशी, के से क्योटो था। तो वैसे ही क्योटो था ना जापान वाला, तो वही वाला लाइनवा कोई लिख दिया है, 4 को दिखला कर बोल गए मोतिहारी में। तो मेरे भाई ये सब बात चलती रहेगी। अभी फिर कोई कहेगा आप काहे पर्सनल अटैक कर रहे हैं। पर्सनल अटैक नहीं कर रहे हैं। जनता को कोई नेता बेवकूफ नहीं बना रहा है, जनता खुद ही बेवकूफ बनने के लिए तैयार बैठी हुई है। आओ रे भैया हमको लूट लो, आओ भैया हमको। अब लोग मजा ले रहे हैं कि मोतिहारी को मुंबई बना देंगे मोदी जी। अरे भाई कम से कम 1 मिनट रह के सोच तो लो। तेजस्वी जी ने कहा मैं 2500 रुपया दे दूंगा सबको। चलिए तेजस्वी जी तो कुछ कह सकते हैं, लेकिन हमने कांग्रेस के लोगों को कहा कि भाई चिदम्बरम जी तो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अगर 2500 रुपया आप हर महिला को दीजिएगा बिहार में, तो 6 करोड़ महिला है, नाबालिग लड़कियों को हटा दीजिए तो 5 करोड़, करीब 4 करोड़ 80 लाख महिला होती है। उसको हर महीने अगर 2500 रुपया दीजिएगा तो साल भर में बजट होगा 1.5 लाख करोड़ रुपया। अब बिहार सरकार में पैसा ही है 1 लाख करोड़, और तुम कह रहे हो हम दे देंगे 1.5 लाख करोड़, और इसी के आधार पर पूरा बिहार वोट दे देगा, और फिर कहेगा हमारा तो बातें नहीं पूरा किया। अरे भाई गलती उसका नहीं है, आपके हाथ में भी तो कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर नहीं है, मोबाइल तो है, उसमें कैलकुलेटर है। जरा गुणा कीजिए तो, कि अगर 5 करोड़ आदमी को 2500 रुपया हर महीना दिया जाएगा तो 1.5 लाख करोड़ रुपया होता है। ये कहां से आएगा। राहुल गांधी आकर बोले, कोई ये पूछने वाला नहीं है कि भाई इतना बड़ा सौगात, इतनी अच्छी बात आप कर्नाटक में काहे नहीं लागू कर रहे हो जहां तुम्हारी सरकार है। कर्नाटक में तो बिहार से ज्यादा पैसा है। भाई तेलंगाना हिमाचल में क्यों नहीं लागू कर रहे हो। इतना बड़ा बढ़िया ज्ञान आप खाली बिहार के लिए काहे रखे हैं। अब इसी पर याद शराबबंदी पर सवाल पूछा है। मेरे भाई शराबबंदी पर बाकी बहस छोड़ दीजिए, कम से कम इतना तो पूछिए कि शराबबंदी से अगर महिलाओं का इतना एम्पावरमेंट हो रहा है
तो बिहार के साथ साथ देश के दूसरे राज्यों की महिलाओं का एम्पावरमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? योगी जी इसको यूपी में काहे नहीं लागू कर रहे हैं भाई? भाजपाई यहीं पर बता रहा है कि महिलाओं का एम्पावरमेंट हो रहा है और मुस्लिम लोग भी समझ रहे हैं। तो इस्लाम के हिसाब का बात है, शराबबंदी लागू होना चाहिए। हमको मुस्लिम लोग ये भी पूछते हैं, तो में कहा गया है भैया इस्लाम में या महात्मा गांधी ने शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया है, उसके लिए कानून बनाने की बात नहीं कही है। गांधी को जिसने पढ़ा नहीं, जिसने समझा नहीं, वो कहता है गांधी जी इसके विरोध में थे। गांधी जी शराबबंदी के विरोध में थे, लेकिन वो इसके लिए कानून बनाकर लोगों को जेल में डालने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया और इस्लाम को मानने वाले लोगों के लिए तो बहुत खतरनाक है। अगर आप ये कहिएगा कि कानून बनाकर शराबबंदी लागू किया जाए, तो कल होकर कोई कानून बना देगा कि गांधी जी कहे थे कि शाकाहारी होना अच्छा है, जो मांसाहार करेगा उसको भी जेल में डाला जाएगा। भाई सीधी बात यह है कि इस देश का संविधान ये बताता है कि कौन धर्म आप मानिएगा, ये आपकी स्वेच्छा है। क्या आप खाना चाहते हैं, ये आपका निर्णय है। आप क्या पहनना चाहते हैं, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है। उसमें सरकार को नहीं घुसाइए। अगर घुसाइएगा तो कल होकर आप ही को परेशानी होगी। इसलिए सरकार का दायरा जो है, पहले से उनको बहुत अधिकार मिला हुआ है। जो व्यक्ति का अपना दायरा है कि आप किस धर्म की पूजा करेंगे, किस धर्म को मानेंगे, किस देवी देवता को मानेंगे, किसकी पूजा करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये सरकार का कानून का विषय नहीं है। ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान में दी हुई है, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। गिरी जी बताएंगे, शराबबंदी पर ऑलरेडी ये केस किए हुए हैं, आज से नहीं 10 वर्ष से सुप्रीम कोर्ट में। ये फंडामेंटल राइट का अगेंस्ट है। हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये गैर कानूनी है। पटना हाई कोर्ट के फुल बेंच ने डिसाइड किया, जिस बेंच के अध्यक्ष जस्टिस अंसारी थे, उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अल्ट्रा वायरेस डिक्लेयर कर दिया। सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से स्टे ले लिया। आज तक सरकार, समय बीतता गया लेकिन केस खोलने नहीं देता। जब खुलता है तो सरकार कोई ना कोई बहाना बना के सुप्रीम कोर्ट में टाइम नहीं होता है। पोजीशन यही है। और एक आपसे, आपके इजाज़त से, हमारे एक अधिवक्ता महोदय ने कहा कि लीगल प्रोटेक्शन एक्ट जो है, लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा कि नहीं। तो जयंत सुराग और प्रसाद जी या हम सब लोगों का, हम लोग रूल ऑफ लॉ में विश्वास करते हैं। पहला, यदि रूल ऑफ लॉ बिहार में नहीं होगा तो कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, कोई शिक्षा नहीं हो सकता है। और रूल ऑफ लॉ यदि होना है तो उसमें वकीलों का रोल सबसे ऊपर है। और वकील स्वस्थ नहीं रहेगा, वकील वेल इक्विप्ड नहीं होगा, बढ़िया असिस्टेंट कोर्ट को नहीं देगा, तो न्याय प्रणाली यदि अच्छी नहीं होगी तो न्याय नहीं होगा, तो रूल ऑफ लॉ स्टेब्लिश नहीं होगा। इसलिए वकीलों का ख्याल रखने के लिए प्रशांत जी ने हमें अपने पार्टी का लीगल ऑर्गेनाइजेशन जो लीगल सेल का अध्यक्ष बनाए हैं। और मैं आप लोगों का सब कुछ वर्कआउट कर रहा हूँ, चिंता न करें, मैं हूँ वहाँ। और प्रशांत जी ने मुझे पूरी आज़ादी दे रखी है। हाँ, रूल ऑफ लॉ लागू होना चाहिए। सुरक्षा, रूल ऑफ लॉ सबके लिए लागू होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ये अभी देखिए सरकार ने कितना गलत निर्णय लिया। यहाँ जनप्रतिनिधि लोग भी हैं, उनको फायर आर्म्स दे दिया, लाइसेंस दे दिया। कई लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। हमको लोग बोल रहा है, किसी ने कहा कि आप वोट के लिए तो नहीं बोलिएगा। हम जानते हैं कि मुखिया सरपंच को ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम इसका विरोध कर रहे हैं कि आपको लाइसेंस, आर्म्स का लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। अगर सबके पास हथियार होगा, सबके पास आर्म्स होगा, उससे तो समाज में आप और वायलेंस बढ़ा रहे हैं। अरे भाई, स्थिति ये होनी चाहिए कि सरकार कहे कि भाई जिसके जिसके पास आर्म्स है सरेंडर कर दीजिए, आपकी सुरक्षा का जिम्मा हमारा है, तब न स्थिति बनेगी। अगर हर आदमी सुरक्षा के लिए आर्म्स रखना पड़े तब तो बहुत ज्यादा हराकिरी हो जाएगी। ये नहीं होना चाहिए। एक अंतिम बात, पीछे किसी ने पूछा था आर्मी वाले साथी ने, तो मेरे भाई यहीं पर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए सैप बनाया गया था। और इसलिए आप लोग की ये दुर्दशा है अभी, क्योंकि सैप को जो क्रेडिट मिला उसके वजह से यहाँ के जो एस्टेब्लिश्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उनको लगा कि कानून व्यवस्था हम लोग ठीक किए और सारा क्रेडिट इस सैप वाला ले जा रहा है। इसीलिए सरकारी यहाँ व्यवस्था में
एक्स जो रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं, पैरामिलिट्री के लोग हैं, उनको कोई जगह यहाँ पर बिहार में अन्य राज्यों के मुकाबले उस तरह की सुविधा यहाँ नहीं है। क्योंकि सैप का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था तो बहुत ज्यादा समाज के स्तर पर उनको क्रेडिट बहुत मिला कि नीतीश जी आए, उन्होंने एक्स आर्मी वालों का इस्तेमाल किया, चौक चौराहे पर लोग खड़े हुए, वो काला पट्टा बांधकर गन लेकर, उससे कानून व्यवस्था सुधरी। तो सरकार को ऐसा लगा कि तो सब क्रेडिट ये लोग ले जा रहा है, इसलिए पैरामिलिट्री और मिलिट्री से रिटायर्ड लोगों को अब सरकारी व्यवस्था में